हेलो बच्चों, मैं शिवम शुक्ला फिजिक्स एजुकेटर आपके लिए लेकर के आया हूँ क्रैश कोर्स क्लास 12 फिजिक्स का। इससे पहले की वीडियो में हम लोग एरिया वेक्टर देख चुके थे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। देखिए बेसिक मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब होता है बहना। जो भी चीज़ फ्लो करती है हम लोग कहते हैं फ्लक्स बह रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूं एरिया वेक्टर, तो कल मैंने एरिया वेक्टर या इससे पहले वाले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं आपसे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो ये क्या होगा? एक वेक्टर होगा या एक कैप इस तरफ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लग रही है, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये ई वेक्टर हो गया। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू है 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली, जितनी नॉर्मली लाइंस फ्लो कर रही हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई इज इक्वल टू बेसिकली होता है ई इंटू ए। अगर यहां पर बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए। अब इसी पर बात करते हैं। सपोज करते हैं कि मान लीजिए ये लाइक दिस, ये एरिया वेक्टर है ए वेक्टर, और यहाँ पर ई कुछ इस तरह से लग रहा है, ये ई वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा? ई का वो कंपोनेंट लेंगे जो अलोंग द, अगर मैं यहाँ पर ये थीटा एंगल कह दूँ तो या ई का वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, यानी ई कॉस थीटा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब हो गया, मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं इस केस में कि फाई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ई, कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इनटू एरिया। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि फाई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू ए। तो सिंपल इसे ये भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, या फिर इसे ये भी कहा जा सकता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू ई ए, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लें तो डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हो गया फ्लक्स। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी? देखिए ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है एक तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, दैट इज न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, और भी बहुत सी यूनिट हो सकती है इसकी। पोटेंशियल के टर्म्स में इसकी यूनिट हो सकती है। अगर मैं बात करूंगा तो ई की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी एक यूनिट हो जाएगी वोल्ट मीटर। ऐसे ही आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपके लिए डायमेंशन है, आप इसकी फाइंड करके डायमेंशन लिखिएगा। ओके ना, अब हमारे जो बोर्ड के सिलेबस में है वो है गॉस थ्योरम। क्लियर है ना? तो गॉस थ्योरम की बात करते हैं। GAUSS गॉस थ्योरम। पहली बात तो मैं आपको बात बता दूं कि गॉस थ्योरम का आपके CBSE के सिलेबस में केवल स्टेटमेंट दिया गया है और उसकी डेरिवेशन नहीं लिखी हुई है, तो ओनली स्टेटमेंट है। देखिए क्या होता है, अगर कोई भी एक ऑर्बिटरी सरफेस है, ठीक है, इस पर मैं टोटल एक Q1 चार्ज रख दूं, Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस होगा वो होगा
फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब क्या है, जहां पर सिग्मा क्यू स्टैंड फॉर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और चूंकि चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर विद साइन रखा जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए कि फ्लक्स भी कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसके अंदर जितना भी कह सकते हैं सिग्मा क्यू इनसाइड भी, कि इसके अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सबको सम कर दिया जाए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं एक सरफेस के अंदर n डाइपोल्स रखे हुए हैं, ठीक है, कितने रखे हुए हैं, n डाइपोल रखे हुए हैं। तो इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो कितना होगा, अगर मैं बात करूं तो प्लस क्यू और माइनस क्यू 0 हो जाएगा। तो टोटल ऐसे ही नंबर ऑफ, अगर n हम लोग n डाइपोल भी रख देंगे तो टोटल इनक्लोज चार्ज सरफेस कितना होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, इसी फॉर्म को और इससे लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, क्योंकि पता है फाई इज इक्वल टू ये भी होता है E डॉट डी ए। बेसिकली ये गॉस स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम है, क्लियर है ना। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस is the 1 upon epsilon naught times of the total charge present in the surface, क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, गॉस थ्योरम, गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूव करते हैं कूलॉम्स लॉ, क्लियर है ना। तो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ को हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। मैंने सपोज कर लिया कि ये एक, क्लियर है, यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। एक हम लोगों ने माना कि एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहां से सपोज करते हैं कि r डिस्टेंस पर, सपोज किया कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर एक हम लोगों को r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर फाइंड करना है फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस r है, तो एक यहाँ से r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, क्लियर है। तो इस, अगर यहाँ पर हम लोग dA, इसका एक स्मॉल सेगमेंट dA ले लें, तो dA वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और यहाँ पर जो E वेक्टर है वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, यानी इस P पॉइंट पर बात करूं, तो d फाई इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल सेगमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सेगमेंट dA, d फाई E इज इक्वल टू E डॉट dA, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, क्योंकि dA E वेक्टर भी कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा, ठीक है, अवे होगा, और dA वेक्टर भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। तो एंगल यहाँ पर कितना होगा, थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो E dA, तो d फाई इक्वल टू आ गया E dA, क्लियर है, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये जो फ्लक्स निकल कर आया है ये है फॉर स्मॉल सेगमेंट, फॉर स्मॉल सेगमेंट, बट वी हैव टू कैलकुलेट कंप्लीट फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी इस पूरे गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E dA। यहां से हो जाएगा फाई इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन dA। अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस का dA की बात करूँ, तो जो dA हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस r है तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी होल इंटीग्रेशन
डी ए इज इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से और बाय द गॉस थ्योरम फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू q upon epsilon naught. So this equation can be written as q upon epsilon naught e integration 4 pi r square. तो यहाँ से e इक्वल्स टू निकल कर आ जाएगा e इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर. As we know f is equal to f equals to q naught into e, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square into q naught. यहाँ से लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर दिया है न्यूटन्स का कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? ओके. तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे, आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. अब गॉस की हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग डिफरेंट शेप के लिए क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारे जो बोर्ड के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में हमारा है लाइन चार्ज के लिए, और दूसरा है हमारा प्लेट के लिए, और एक सेल के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए. ये 3 डेरिवेशंस हैं जो हमें देखने हैं. तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज लाइन. क्लियर है ना? तो यहां पर फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर या लाइन चार्ज भी कह सकते हैं. ठीक है, मैंने सपोज किया कि यहां पर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इस पर हम लोगों ने एक प्लस चार्ज दे दिया, और इसकी जो क्योंकि चार्ज कैसा है, एक लाइन पे फैला हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई L. क्लियर? तो इस इनफाइनाइट लेंथ में हम लोगों ने एज्यूम किया कि ओके, तो इनफाइनाइट लेंथ से हम लोगों ने सपोज किया कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से इक्वी डिस्टेंस से r और यहां पर भी r डिस्टेंस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. ये लेंथ हम लोग लेते हैं l और ये डिस्टेंस है r. क्लियर है ना? अब यहां पर हमारे पास 3 अगर हम लोग बात करें, यहां पर एक एरिया लेते हैं. ठीक है, ये आपका कर्व्ड एरिया, अगर मैं इसको मान लेता हूं S1, और यहां पर एक S2, और ये यहां पर एक मैं मान लेता हूं S3. क्लियर है ना? मैं यहां पर स्मॉल सेगमेंट DS1, DS2 और DS3 मान लेता हूं. ठीक है, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस, और ये आपके दो क्या है? फ्लैट सरफेस. तो टोटल जो फ्लक्स पास होगा वो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है. तो टोटल जो फ्लक्स निकालूंगा मैं वो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू होल ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट ds. क्लियर? तो अब हमारे पास यहां पर हमारे पास फाई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन, ठीक है, लेट अस दिस ds जो है इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. पहला हो गया, एक तो हो गया कर्व्ड हमारा. क्लियर है? और ये हमारे दो क्या हो गए? फ्लैट हो गए. तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? E डॉट ds1. क्लियर है ना? मैं ये S1 के लिए बात कर रहा हूं, प्लस होल इंटीग्रेशन E डॉट ds S2 के लिए, प्लस होल इंटीग्रेशन E
डॉट ds फॉर S3। अब जरा देखिए, अगर मैं S1 और S2 की बात करूं, ठीक है, ये S1 है, ये यहां पर देखिए जरा, E वेक्टर क्या होगा बाहर की तरफ, और S1 वेक्टर भी ds1 या S1 वेक्टर एरिया वेक्टर कैसा होगा बाहर की तरफ, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री होगा। यहां पर देखिए E तो ऐसे होगा और आपका एरिया वेक्टर किधर होगा ऊपर की तरफ होगा, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहां पर भी वही बात आती है, E इस तरफ होगा और एरिया वेक्टर क्योंकि परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो यहां पर भी ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फॉर ds2 एंड ds3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर ds2 एंड ds3 थीटा 90। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए इंटीग्रेशन E ds और S1 के लिए फॉर द S1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 प्लस, देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कितना हो जाएगा E ds cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो प्लस 0 एंड सिमिलरली प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 5। मैं यहां से कह सकता हूं बाय यू गॉस थ्योरम फ्रॉम गॉस थ्योरम 5 इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉस ds। अगर मैं इसकी ds की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ds कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये क्या हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है और सिलेंडर के लिए जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई r l। क्लियर, तो यहां से हो जाएगा, और q इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, और ds कितना हो जाएगा, ऐसे ये भी लिख सकता हूं E इंटीग्रेशन ds, और ये कितना हो जाएगा S1 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r l, तो फ्रॉम हेयर l टू l कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, E इक्वल्स टू, देखिए अगर मैं यहां से देखूं तो क्या होगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू लैम्डा, ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि यहां पर E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r है, तो अगर मैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए मैं E वर्सेस r का ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनकर आएगा आपको, यहां पर E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r। क्लियर है, ओके, तो एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड प्लेट। क्लियर, तो हम लोगों ने सपोज कर लिया, हम लोगों ने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेट शीट है, आप प्लेट शीट भी कह सकते हो लाइक दिस। अब देखिए यहां पे जो चार्ज है वो क्या होगा, इसके पूरे सरफेस पे फैला होगा पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग देखिए मैं ऐसे मान लेता हूं कि कोई ये चार्ज शीट ऐसे रखी हुई लाइक दिस, अगर ये कोई चार्ज शीट है और इस चार्ज शीट पर मुझे यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर हम लोग क्या करते हैं,
इक्वी डिस्टेंस पर यहां पर पॉइंट और इक्वी डिस्टेंस पर यहां पर पॉइंट, तो यहां से एक इक्वी डिस्टेंस का ऐसा लाइक दिस, एक लाइक दिस, सेम डिस्टेंस का यहां एक ऐसे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक गॉसियन सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस है, क्लियर है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने सपोज कर लिया है ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो लिया है हम लोगों ने ए लिया है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए, क्योंकि एक शीट है और इस शीट पे जो चार्ज, इससे पहले हम लोगों ने देखा था लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज पे जो चार्ज फैलेगा एक लाइन के फॉर्म में फैलेगा, तो वहां पर डिफाइन करते हैं लैम्डा, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज यहाँ पर एक सरफेस में फैलेगा तो हम लोग लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू Q by A, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूं, या सॉरी मैं बात करूं फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा EA इस सरफेस से, क्लियर है ना। सिमिलरली EA देखिए यहाँ से भी ऐसे आउटवर्ड जाएगा E वेक्टर, और यहाँ पर भी ऐसे E वेक्टर आउटवर्ड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा फाई EA प्लस EA दैट इज 2EA, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर बाय द गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, चलिए मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, ओके ये हो जाएगा 2EA, तो यहां से हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA, ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहां एन कैप बता रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ओके। तो ये डेरिवेशन आप लोग को देख लेनी है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, टू पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, ओके तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला केस ले रहे हैं हम लोग, केस फर्स्ट। पहला केस कह रहा है कि दोनों प्लेट कैसी है, सेम चार्ज है, ठीक है, बोथ प्लेट having equal and same ब्रैकेट में नेचर वाइज, ठीक है। तो मैंने दो पैरेलल प्लेट ले ली, पहली प्लेट और एक दूसरी प्लेट, दोनों को प्लस प्लस सेम चार्ज मान लेते हैं, चार्ज भी इक्वल है, चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूं सिग्मा, चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, क्लियर। अच्छा अब मैं यहां पर 3 पॉइंट बात कर रहा हूं, एक पॉइंट यहां पर 1, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, ये 3 पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट
पॉइंट फर्स्ट। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं इस पॉइंट पर, तो ये वाली जो प्लेट है इस पर एक, पहली बात तो जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहां पर ये जो प्लेट, अगर मैं इसे फर्स्ट प्लेट कह दूं, प्लेट नंबर फर्स्ट, प्लेट 1 इसे मैं बोल देता हूं प्लेट 1, इसे मैं बोल देता हूं प्लेट सेकेंड। तो प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगी E1। क्लियर है ना? अगर मैं इसकी डायरेक्शन को मान लेता हूं आई कैप में, तो आई कैप वेक्टर फॉर्म में, आप एन कैप भी लगा सकते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। और सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, ये E1 है, और अगर मैं E2 निकालूंगा तो E2 कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो जो नेट E आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो मॉड में अगर मैं बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर मैं बात करूं तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कैसी है, कांस्टेंट है। अब सिमिलरली अगर मैं इस सेकेंड पॉइंट पर बात करूं, मैं बात करता हूं इस सेकेंड पॉइंट पर, क्लियर है ना? तो सेकेंड पॉइंट पर भी सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट विल ऑब्टेन। अगर मैं यहां पर सेकेंड पॉइंट पर निकालूंगा, अगर मैं सेकेंड पॉइंट पर निकालूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट। क्लियर है ना? सेम रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए इस पॉइंट पर मैं निकालूंगा तो यहां पर E1, ये E1 हो जाएगा, और यहां पर सेम डायरेक्शन पर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो नेट E सेम आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है ना? अब इसी पर मैं अगर थर्ड पॉइंट बात करता हूं, थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर इस केस में, इनसाइड। ये बेसिकली क्या है, इनसाइड द प्लेट है, यानी बिटवीन द प्लेट है। तो अगर मैं यहां पर देखूं इस पॉइंट पर, तो देखिए जरा E वेक्टर, यहां पर अगर मैं 1 की परत करूं तो बाहर की तरफ ये E1 वेक्टर होगा, E1। तो E1 इज इक्वल टू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। और अगर मैं E2 निकालूं तो कुछ इस तरफ आ जाएगा, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो मैं नेट E निकालूंगा तो नेट E कितना हो जाएगा, 0। यानी जो इनसाइड पॉइंट पर E आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? तो E जो इनसाइड पर है वो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है ना? आप इसे अच्छे से देख लेंगे। अब इसी पर केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, केस अकॉर्ड इन द केस सेकंड, यहां पर जो प्लेट्स हैं आपकी, पहली प्लेट जो है इस पर प्लस चार्ज है, और दूसरी जो प्लेट है सेम चार्ज है, अमाउंट सेम है, बट नेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक है? और सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर से मैं सिग्मा मान लेता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यहां पर भी 3 पॉइंट लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जब आप लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको बताया जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो इसी फॉर्मूले से आती है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट बात करता हूँ कि केस है, यहाँ चार्ज कैसा है, अपोजिट चार्ज है, बट मैग्नीट्यूड यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की कैसी है, सेम है। आप अलग अलग भी सरफेस चार्ज डेंसिटी से भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के डेरिवेशन में जनरली सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चन डेरिवेशन पे आते हैं, इसलिए हम लोग उसको देख रहे हैं, वरना आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लगा कर रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पर निकालता हूं सबसे पहले, फॉर फर्स्ट पॉइंट यहां पर मैं कर देता हूं, तो फॉर फर्स्ट यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा, अगर मैं इसे 1 प्लेट कह दूं फर्स्ट और इसे सेकेंड प्लेट कह देता हूं, तो E1 क्या इस तरफ आ जाएगा, E1, गेटिंग माई पॉइंट। तो E1 इज इक्वल टू, मैं अगर विथ साइन रख देता हूँ E1 सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं E2 की बात करता हूं तो E2 इस तरफ होगा, E2 कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट कितना आ जाएगा, E नेट होगा आउटसाइड 0, तो बाहर E कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अब जो पॉइंट फर्स्ट पे आ रहा है वही सेम रिजल्ट आपको सेकंड पर भी मिलेगा। तो अगर मैं सेकंड केस के लिए बात करूंगा तो सेम सेकंड के लिए सेम रिजल्ट विल ऑब्टेन, सेम रिजल्ट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें मैं केस थर्ड की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट केस रहेगा, आप इसको देख लेंगे अच्छे से। चलिए मैं अलग ही से बना देता हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। और फिर देखिए केस थर्ड पर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर। अब देखिए जरा, ये इस पर इस तरफ E लगाएगा, सॉरी अगर मैं बात करता हूँ प्लेट फर्स्ट की वजह से क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ, तो E1 इस तरफ होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है तो E2 इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन पर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो E1 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको जरा समझ में आ जाए। यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहा है तो ये E1 है इस तरफ और E2 भी इस तरफ। तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2f डायरेक्शन माइनस चार्ज की वजह से है, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन की बात करता हूं तो आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली E2 कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आई कैप में है वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं बात करूं तो E कितना हो जाएगा, E नेट हो जाएगा टोटल आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मॉड फॉर्म की है। अगर मैं वेक्टर में बात करूं तो ये टोटल आई कैप, तो E कितना निकल कर आ जाएगा, E विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू Q इंटू ए है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट। अब हमारे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell। क्लियर है। तो हम लोग सपोज करते हैं एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज सेल है। गेटिंग माय पॉइंट। इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल R है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट पर पहली बात तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कि जो भी चार्ज दिया जाएगा इसके कंप्लीट सरफेस पर फैलेगा। तो इस पे जो चार्ज लिया जाएगा, जो चार्ज डेंसिटी ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी, सिग्मा ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट, एक पॉइंट होगा आउटसाइड, यहाँ पर 3 केस डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट होगा स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जो कि पॉइंट यहां पर कहीं होगा, पहला केस होगा। दूसरा केस होगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, जो कि सरफेस पर होगा। और तीसरा केस होगा स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी इनसाइड पार्ट पर। एक एक करके तीनों पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला केस
कैपिटल R is greater than capital R, that is outside, sorry, small r is greater than capital R, that is now the point is outside to the electric charge cell, clear, outside. तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, ये सपोज करते हैं ये पॉइंट है, हम लोग एक स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, क्लियर है ना, और यहाँ पर एक स्मॉल सेगमेंट dA ज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, और यहाँ पर ये E वेक्टर है और dA वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, और थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा चल, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा आपका, यहाँ पर dA वेक्टर आउटसाइड होगा, तो यहाँ पर अगर मैं d फाई ई निकालूंगा तो d फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dA, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तो d फाई ई इज इक्वल टू E dA cos 0, क्लियर है। तो ये हो गया फॉर स्मॉल सेगमेंट। अगर मैं पूरे होल सेगमेंट की बात करता हूँ, पूरे कंप्लीट गॉसियन सर्फ के लिए सरफेस की बात करता हूँ, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA, तो यहाँ से हो जाएगा फाई इक्वल टू E और dA इंटीग्रेशन dA की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगी, और फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। तो ये आउटसाइड है। एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आपको आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि पूरा का पूरा चार्ज इस सेंटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। आप इस चार्ज को मान लीजिए कि ये सेंटर पर रखा है, और आपको स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो कि कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। अब इसी पर अगर मैं बात करूं सरफेस पर क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, केस सेकेंड, तो अगर मैं यहां पर निकालूं आपसे, तो आपका E निकल कर आया हुआ है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। नाउ स्मॉल पुट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, सो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये वैल्यू कहां पर होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फेरिकल सेल। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब देखिए सिंपल है, अगर मैं यहां पर आऊं तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए ये स्मॉल r हो इंटरनल पॉइंट पर, तो मैं से स्मॉल r का फाइंड करूंगा। सिमिलरली मैं थ्योरी अगर लगाऊं अपनी गॉस थ्योरम से, ये d फाई इज इक्वल टू E डॉट dA, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E dA, और यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन। बेसिकली यहां पर क्या होता है, Q इनसाइड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल को या चार्ज स्फीयर को आप एक कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप या चार्ज सेल को आप चार्ज दे रहे हैं, तो वो चार्ज इसके कंप्लीट सरफेस पर फैल जाता है। तो ये वाला चार्ज इसके सरफेस पर फैल जाएगा, यानी इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी Q इनक्लोज्ड टू दिस गॉसियन सरफेस इज 0, सो वी कैन से E इनसाइड ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि Q क्या है, Q इनसाइड है 0। क्लियर है ना। चलिए इसका मतलब हो गया कि अगर मैं एक सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो देखिए क्या होगा, पहले यहां से यहां तक तो 0 रहेगा ग्राफ, ठीक है,
यहाँ से लेकर के यानी सेंटर से लेकर के सरफेस तक, और सरफेस पे जाके कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर या K Q बाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। और उसके बाद जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो ग्राफ आपका इनवर्स स्क्वायर ग्राफ बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो ग्राफ होगा इनवर्स स्क्वायर ग्राफ होगा। तो यहाँ तक जो कांस्टेंट रहेगी यानी 0 रहेगी, उसके बाद यहाँ से जो वैल्यू होगी वो इनवर्स स्क्वायर पे चेंज होगी, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड की इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। जो भी सिलेबस में था हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसी चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगाएंगे। थैंक यू।